गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो भैया, आज की क्लास में अपने बात करेंगे जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर की, और चैप्टर का नाम है अपनी जनसंख्या, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। देखो भैया, अपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर में अपने आज 4 बिंदुओं के ऊपर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा अपने विश्व की जनसंख्या, सेकंड टॉपिक रहेगा जनसंख्या घनत्व, थर्ड टॉपिक रहेगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और फोर्थ टॉपिक रहेगा भैया अपने जनसंख्या वृद्धि। इन 4 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, और वो भी अपने ट्रिक के माध्यम से। देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं अपने जनसंख्या होती क्या है। सीधा सा मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ये आ जाए कि अपने जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या का मतलब हो गया भैया धरातल पर पाए जाने वाले समस्त लोगों की संख्या, वही क्या होती है, जनसंख्या होती है। और इस जनसंख्या की गिनती के लिए क्या की जाती है भैया, जनगणना की जाती है। जैसे मैंने आपको एक बार पहले जब जीके पढ़ाया था राजस्थान की जनगणना, उस समय मैंने बताई थी कि अपने भारत विश्व में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, अपने स्वीडन में हुई थी। सबसे पहली जनगणना कहाँ हुई थी, स्वीडन में हुई थी 1749 ईस्वी में। इसके बाद में अपने दशकीय जनसंख्या, दशकीय जनगणना का मतलब 10 साल से जनगणना। देखो अपने भारत में भी कितने साल से होती है, 10 साल से जनगणना होती है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लेकिन अगर संपूर्ण विश्व की बात करें, संपूर्ण विश्व में पहले दशकीय जनगणना कहाँ हुई, तो वो कहाँ हुई थी भैया, अपने अमेरिका में। तो यहाँ पर आज की अपनी जो क्लास है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो यही आता है अपने भैया विश्व जनसंख्या। विश्व की जनसंख्या कितनी है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले अपने देश जो है वो कौन से हैं। तो भैया यहाँ पर अपने देखो एक सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पे यही क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं, कोई 4 देशों को या कोई 5 देशों को क्रम से बताइए। यहाँ पर मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगे उससे अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। देखो पहली ट्रिक देखना, पहली ट्रिक है भैया, चीनी भाई अमेरिका इडली ब्राजील पकाकर नहीं भागा रूस में। देखो अमेरिका जो है ना, अमेरिका कह रहा है किसको, चीन को, कि चीनी भाई इडली जो है ना वो ब्राजील पकाकर नहीं भागा रूस में। ये कौन कह रहा है, अमेरिका कह रहा है। देखो 2 बार इसको बोलो, अच्छी तरह से याद हो जाएगी आपको कि चीनी भाई अमेरिकन इडली, चीनी भाई अमेरिकन इडली ब्राजील पकाकर नहीं भागा रूस में। इससे क्या हो जाएगा भैया, अपने जनसंख्या के जो टॉप 10 देश है क्रम से वो आपको याद हो जाएंगे। देखो इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग अपने चीनी से क्या हो गया, चीन, भाई से क्या हो गया, भारत, अमेरिकन से अमेरिका, इससे क्या हो गया अपने इटली से इंडोनेशिया, ब्राजील से ब्राजील, पकाकर पैसे क्या हो गया, पाकिस्तान, नहीं से न से क्या हो गया, नाइजीरिया, बागा, बागा से क्या हो गया, बांग्लादेश, रूस का रूस आ गया, में से क्या हो गया, मेक्सिको। क्लियर है। तो इस ट्रिक के माध्यम देखो भैया एक ट्रिक और है अपने IBC, ये CIA IB PNB, ये भी एक ट्रिक है, लेकिन उसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति से हो जाती है। ये ट्रिक मेरे को अच्छी लगी, बाकी आपकी इच्छा हो तो आप CIA IB PNB ये भी आप याद रख सकते हो। CIA IB, देखो C चीन, I इंडिया, A अमेरिका, CIA IB, I का इंडोनेशिया, B का ब्राजील, PNB पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश। फिर ये 2 याद कर लो, रूस और मेक्सिको। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, कैसे, CIA, ठीक है, IB PNB, रूस मेक्सिको, ऐसे याद कर लो। या फिर सीधा सा सबसे बेस्ट ट्रिक जो है वो मैंने आपको बता दी है कि चीनी भाई अमेरिकन इडली, कहाँ की है इडली, अमेरिका की इडली है। तो चीनी भाई अमेरिकन इडली ब्राजील ब्राजील पकाकर नहीं भागा रूस में। इससे भैया अपने को जितने भी देश है जनसंख्या की दृष्टि से वो आपको सभी याद हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया, चीन। सेकंड स्थान किसका आ गया, अपने भारत का। देखो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। क्लियर है। अपने जैसे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ है। समझ रहे हो। तो ये तो हो गई भैया अपने जनसंख्या की बात, विश्व की कुल जनसंख्या। अब बात करते हैं भैया जनसंख्या घनत्व क्या होता है।
देखो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हो गया भैया कि लोगों की संख्या और भूमि के बीच का जो अनुपात होता है ना वो कितना है, मतलब लोगों की संख्या कितनी है और भूमि कितनी है और उस भूमि के ऊपर लोगों की बसावट कितनी है, उसी को क्या कहते हैं जनसंख्या घनत्व। या सीधी भाषा में अपने ऑलराउंडर परिभाषा दे सकते हैं कि प्रति वर्ग कितने, प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना भैया वर्ग किलोमीटर है, समझ रहे हो, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे सपोज कर लो कि अपने भारत की ये प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं जनसंख्या घनत्व। पहले ये सूत्र देखो भैया, अब कई बार पूछते हैं जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका, तो कुल जनसंख्या में किसका भाग दे दो, कुल क्षेत्रफल का भाग दे दो। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है 121 करोड़ 2011 के अकॉर्डिंग, और क्षेत्रफल कितना हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसमें इसका भाग दे दो, वो क्या आ जाएगा जनसंख्या घनत्व आ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है 6.85 करोड़ और इसका क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो वो क्या आ जाएगा अपने भाग दे तो उससे क्या आ जाएगा जनसंख्या घनत्व। या जैसे सीधे से शब्दों में याद कर लो, जैसे मान लो किसी देश की जनसंख्या है 1000 और उसका क्षेत्रफल है 10, इसका इससे भाग दे तो भैया वो क्या हो गई 100, तो ये 100 क्या आ गया जनसंख्या घनत्व आ गया। मतलब उस देश की जनसंख्या घनत्व कितना हो गया 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब वहां की जो जमीन है उस जमीन के प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं 100 व्यक्ति निवास करते हैं, वही क्या कहलाता है भैया जनसंख्या घनत्व। तो क्लियर है, अपने यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया अपने विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है, क्या है 7 महाद्वीप है, और इन 7 महाद्वीपों की अपने यहाँ पर बुक में चर्चा की गई है कि किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखो यहाँ पर 7 महाद्वीप है, इन 7 महाद्वीपों के नाम मैंने जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से क्रम से लिखे हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, एशिया का है, कितना है 146 है, फिर कहाँ का है अफ्रीका का है, कितना है 43 है, फिर यूरोप का है कितना है 33 है, फिर लैटिन अमेरिका का 32 है, फिर उत्तरी अमेरिका का 20 है, और ओशिनिया कितना है 5 भैया। ओशिनिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था ना जो प्राचीन समय में जिसको ऑस्ट्रेलिया बोलते थे, उसी का नाम क्या हो गया है ओशिनिया। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे गुरु जी एक महाद्वीप तो रह गया, तो वहां पर भैया जनसंख्या नहीं पाई जाती, तो उसका मतलब ही क्या अपने अंटार्कटिका महाद्वीप का। तो देखो भैया ये महाद्वीप जो है इनको अपने कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कोई 4 महाद्वीपों का जनसंख्या घनत्व अवरोही क्रम में बताओ, या आपको पूछ ले कि क्रम से जनसंख्या घनत्व बताओ महाद्वीपों का, 5 महाद्वीपों के क्रम से जनसंख्या घनत्व के नाम बताइए। तो ये आपको याद रखना है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया। क्लियर है, ये हो गया इनका क्या जनसंख्या घनत्व, और ये है भैया यहाँ की जनसंख्या। क्लियर है, ये आंकड़े भैया आपको याद करने पड़ेंगे, इनकी कोई भी ट्रिक नहीं है। यहाँ पे अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तीसरा महाद्वीप कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, दूसरा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं भैया मेन क्वेश्चन की, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि किसी देश की या विश्व की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कुछ स्थानों पे ज़्यादा होती है, कुछ स्थानों पे कम होती है। जैसे अपने भारत की बात कर ले भैया, भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश है उसका सबसे कम है, राजस्थान की बात करें जयपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, अपने जैसलमेर है जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कम है। ऐसा क्यों है भैया, उसके क्या कारण है, तो देखो वो कारण कितने होते हैं, 3 कारक होते हैं। पहला होता है भौगोलिक कारक, दूसरे होते हैं आर्थिक कारक, और तीसरा होता है भैया वहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब देखो यहाँ पर जो भौगोलिक कारक है, इस भौगोलिक कारक में अपने 4 कारक आते हैं। देखो यहाँ पर भी अपने भैया क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन अगर पूछे तो ऐसे पूछ सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना हो तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को भौगोलिक कारक के किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उल्लेख कीजिए, या आर्थिक कारक कौन कौन से हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, ऐसे भी आ सकता है। तो देखो सबसे पहले अपने किन की बात करेंगे, भौगोलिक कारकों की, और भौगोलिक कारक में भी यह सबसे पहला जो कारण आता है वो क्या आता है
जल की उपलब्धता। तो देखो भैया पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जहां पर जल ज्यादा होगा, जहां पर पानी, देखो आज पानी क्या है, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है भैया। अपने कहते हैं ना जल ही जीवन है, जल के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो सीधी सी बात है, जहां पर जल ज्यादा होगा वहां की जनसंख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पर लोग भी ज्यादा निवास करेंगे। क्यों? क्योंकि आज पानी जो है वो व्यक्ति की एक प्राथमिक, एक मूलभूत आवश्यकता हो गई। देखो भैया अपने कई इतिहास में पढ़ते हैं, कई सभ्यताएं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के आप जितने भी स्थल देख लो, हड़प्पा देख लो, मोहनजोदड़ो देख लो, कालीबंगा है, रोपड़ है, अपने धोलावीरा है, कोई भी स्थल देख लो, लगभग जो स्थल है 99% स्थल वो कहां पर पाए गए हैं, वो सभ्यताएं कहां पाई गई हैं, नदियों के किनारे पाई गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर भैया उनको जल की प्राप्ति होती थी, उस जल के माध्यम से वो अपनी आजीविका, पशुपालन, कृषि वगैरह इस प्रकार का कार्य करके अपनी आजीविका को चला सकते थे। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया भैया जल की उपलब्धता, जहां जल ज्यादा होगा वहां जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है भैया भू आकृति। भू आकृति बोल दो या अपने बोल दो धरातल। देखो अपने लोग कहाँ बसना स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं आपको पूछ लूँ कि आप एक समतल भूमि है वहाँ पर रहना पसंद करोगे या एक पहाड़ है उसके ऊपर रहना पसंद करोगे, तो आपका भी सीधा सा आंसर होगा कि गुरुजी उपजाऊ भूमि है, समतल भूमि है, हम वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भैया आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। अरे एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर ना तो आपको यातायात के साधन मिलेंगे, ना वहाँ पर सड़कें मिलेगी, ना वहाँ पर आप कृषि का कार्य कर सकते हो, ना वहाँ पर उद्योग धंधे की स्थापना हो सकती है। जबकि समतल मैदान होगा, समतल मैदान पे आपको कृषि है, यातायात है, आपको सिंचाई वगैरह है, उद्योग वगैरह है, ये सारी फैसिलिटियां आपको समतल मैदान पर उपलब्ध हो सकती है। तो जहां की भू आकृति, जहां का धरातल जो है वो बेस्ट होगा, वहां पर जनसंख्या वितरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे अपने गंगा के मैदान की बात कर ले भैया, गंगा का मैदान है, अब गंगा का जो मैदान है भैया वहां के धरातल की वजह से ही वहां पे क्या है, सघन जनसंख्या पाई जाती है, अत्यधिक जनसंख्या वहां पर पाई जाती है। ले अगर हिमालय की बात करें, हिमालय कैसा क्षेत्र हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, वहां पे क्या है, वहां पे विरल जनसंख्या है, वहां पर कम जनसंख्या है। तो दूसरा कारण अपने हो गया कि भू आकृति या धरातल है वो भी जनसंख्या वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। तीसरा कारण अपने दे सकते हैं भैया जलवायु। जलवायु मतलब जहाँ की जलवायु बेस्ट होगी, बेस्ट का मतलब ना अधिक गर्मी हो ना अधिक सर्दी हो, वहाँ पर भी लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अत्यधिक गर्मी वाले स्थानों पे भी लोग नहीं रहेंगे। अत्यधिक जैसे सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल में लोग कम निवास करते हैं। जैसे अपने रूस, साइबेरिया क्षेत्र, वहाँ पर कम निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा है। तो लोग ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ना तो क्या हो, ज़्यादा सर्दी हो, ना वहाँ पे क्या हो, ज़्यादा गर्मी हो। और अगर मान लो सहारा मरुस्थल या अपने रूस वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर अगर लोग रहते भी हैं तो वो कैसे रहते हैं भैया, अस्थायी तौर पे रहते हैं, मौसमी रूप में रहते हैं। मतलब सर्दियों में वहाँ पर रह गए, गर्मियों में वापस आ गए, या गर्मियों में रह गए, सर्दियों में वहाँ पे छोड़ दिया। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र की जैसी जलवायु होगी, जलवायु के अकॉर्डिंग ही वहाँ का क्या होता है, जनसंख्या प्रभावित होती है, जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। जैसे अपने राजस्थान की बात कर ले भैया, राजस्थान जो है, अपने राजस्थान की बात कर ले, आज राजस्थान में अपने मरुस्थलीय क्षेत्रफल है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र की आज क्षेत्रफल की बात करें तो अपने मरुस्थल जो है वो 61.11% भाग पे फैला हुआ है। लेकिन वहाँ पे जनसंख्या कितनी है, मात्र 40% है। 40% जनसंख्या है वहाँ पे, जनसंख्या घनत्व भी वहाँ पे सबसे कम है। जबकि अपने पूर्वी मैदान की बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इस साइड का क्षेत्र जो है, दौसा वगैरह का इस साइड का जो क्षेत्र है, वहाँ का जनसंख्या जो क्षेत्रफल है वो मात्र 23% है। लेकिन वहाँ का जो जनसंख्या है वो कितनी है, 39% है। देखो कहाँ पे 61% और वहाँ 40%, कहाँ 23% और कहाँ 39%। तो और अपने पूर्वी जो राजस्थान है, इस पूर्वी राजस्थान में भी जनसंख्या घनत्व भी क्या है, ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब हो गया, अपने भू आकृति है, अपने जल की उपलब्धता है, अपने जलवायु है, और मृदाएं। मृदाएं का मतलब मिट्टी। देखो भैया मिट्टी, मिट्टी का मतलब क्या हुआ कि जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी, जिस क्षेत्र की मृदा उपजाऊ होगी, जिस क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ होगी, वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा निवास करेगी। क्यों करेगी भैया? क्योंकि अपने मिट्टी के अंदर ही या मृदा पे ही अपने किसकी क्या होती है, कृषि होती है। जैसे भैया आपने बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान देख लो आप,
गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है वहां पर जनसंख्या वितरण जो है वो क्या है, ज्यादा है। अपने पूर्वी राजस्थान देख लो, पूर्वी राजस्थान में अपने चंबल, बाण गंगा, ये जो नदियां हैं उनकी वजह से वहां पे कृषि ज्यादा होती है, तो वहां पे भी क्या है, जनसंख्या का वितरण क्या है, ज्यादा है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो भौगोलिक कारण है, जल है, भूमि है, जलवायु है, मृदाएं है, ये किनको प्रभावित करती है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जहां पे ये चीजें बेस्ट होगी वहां पे जनसंख्या भी ज्यादा होगी, जहां ये बेस्ट नहीं होगी वहां पे जनसंख्या भी कम होगी। दूसरे कारकों की बात करते हैं भैया, आर्थिक कारक, और आर्थिक कारकों में 3 कारक है। अपने पहला कारक आता है खनिज। खनिज देखो भैया, खनिज अपने क्या करते हैं, आर्थिक कारक मतलब अपने इनकम से संबंधित, अपने व्यवसाय। देखो भैया, लोग निवास तो करते हैं, अब निवास कहाँ करेंगे, जहां पर अपने खनिज संसाधनों के भंडार हो, जहां पे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि खनिजों से क्या होता है भैया, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की आजीविका चलती है। जैसे अपने अफ्रीका, ये देखो भैया, अफ्रीका जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आज कौन से स्थान पे है, सेकंड स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पे है, सेकंड स्थान पे। इसका कारण क्या है, खनिज। ये आज अफ्रीका में भरपूर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। हालांकि जाते वो रोजगार करने के लिए, लेकिन रोजगार करने के साथ साथ में वहीं पर जाकर सेट हो जाते हैं। तो खनिज जो है वो भी क्या करते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है भैया नगरीकरण। नगरीकरण भैया, नगरीकरण बोल दो या अपनी भाषा में बोले तो शहरीकरण बोल दो। देखो भैया, आज सभी लोग जो है वो अपने मूलभूत आवश्यकताएं हैं या अपने जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उन भौतिक सुख सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए गांवों को छोड़कर कहां निवास कर रहे हैं, शहरों में निवास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव में आपको अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो सकती, अपने हाई एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते, अच्छी चिकित्सा नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे परिवहन के साधन नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, संचार के साधन नहीं है, बैंकिंग के साधन नहीं है। लेकिन यही सारी सुविधाएं आपको कहाँ मिल जाएगी, नगरों में मिल जाएगी। तो नगरों में भैया जनसंख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। नगरों का जनसंख्या अपने सघन जनसंख्या हो गई नगरों में, और गांव में क्या हो गई, विरल जनसंख्या हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आज के समय जो व्यक्ति है भैया वो बेहतर चिकित्सा, बेहतर शिक्षा, बेहतर परिवहन, संचार, यातायात, बैंकिंग, इन सुविधाओं के लिए शहरों को छोड़ के कहाँ निवास कर रहे हैं, गाँव में। गाँव को छोड़ के कहाँ निवास कर रहे हैं, शहरों में निवास कर रहे हैं। अगला पॉइंट दे सकते हैं भैया अपने औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब जहां पे ज्यादा उद्योग धंधे होंगे भैया, जिस क्षेत्र में उद्योग धंधे ज्यादा होंगे वहां पे लोग रोजगार के लिए ज्यादा आएंगे, और रोजगार के लिए ज्यादा आएंगे तो वहां पे ही क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। और सेट वहां पर होने की वजह से या वहां पर बसने की वजह से वहां का जो जनसंख्या वितरण है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से कारक हो गए, आर्थिक कारक। इसके बाद में एक कारक और आता है भैया सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक का मतलब हो गया कि एक जैसे धर्म के लोग या एक जैसे संस्कृति वाले लोग हैं वो कुछ स्थानों पे ज्यादा पाए जाते हैं। देखो आपने कई बार नोट किया होगा, अपने जैसे कि वाराणसी है, वाराणसी का भैया जनसंख्या वितरण जो है वो ज्यादा है। अपने अयोध्या है, अपने यरूशलेम है, ईसा मसीह वाला, तो यहाँ का जनसंख्या वितरण ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कैसे स्थल हो गए, धार्मिक स्थल हो गए। यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है, शांत है। यहाँ का माहौल जो है वो कैसा है, अच्छा है। तो जहाँ का माहौल अच्छा होगा, जहाँ की संस्कृति अच्छी होगी, जहाँ का समाज अच्छा होगा, वहाँ पर लोगों की जनसंख्या ऑटोमेटिक ही ज़्यादा होगी। जहाँ का माहौल खराब होगा, जहाँ की संस्कृति खराब होगी, जहाँ का एक प्रकार से अपनी धार्मिक वातावरण है वो खराब होगा, वहाँ पर जनसंख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? ये हो गया भैया अपने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक टॉपिक और है अपने जनसंख्या वृद्धि, इसकी चर्चा और कर लेते हैं। देखो भैया जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। अपने जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि लास्ट ईयर अपनी कक्षा में 40 बच्चे थे और इस बार अपनी कक्षा में कितने बच्चे हो गए हैं, 50 बच्चे हो गए हैं। यही क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। लास्ट ईयर जैसे मान लो 2020 में इतने थे, 2021 में इतने हो गए, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, और किसके अकॉर्डिंग हुआ, समय के अकॉर्डिंग हुआ। तो यही अपने क्या हो गई, परिभाषा हो गई। किसी निश्चित समय या अवधि में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन या बदलाव ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। किसी निश्चित समय हो गया भैया 2020 से 21, जनसंख्या में परिवर्तन हो गया 40 से 50। अब ये क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जैसे अपने जनगणना पढ़ते हैं भैया, जनगणना में अपने पढ़ते हैं कि भारत की जनसंख्या 2001 में इतनी थी, 2011 में इतनी हो गई। जैसे
2021 की बात, ये सॉरी भैया 2001 की बात करें भैया, 2001 में भारत की जनसंख्या जो थी वो 5.65 करोड़ थी, आज 121 करोड़ हो गई है। या राजस्थान की जनसंख्या है वो आज 6.86 करोड़ हो गई है। तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि तो है। अपने देखो भैया जनसंख्या वृद्धि जो है वो भी दो प्रकार से हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। मतलब कई बार ज़्यादा भी हो सकती है, कई बार कम भी हो सकती है। जैसे बात करें भैया 1961 से 71 का वर्ष, कौन सा वर्ष, 1961 से 71 के वर्ष में भैया जनसंख्या में सबसे ज़्यादा क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इसी के उल्टा बात करें तो 1911 से 1921 का साल जो है भैया उसमें क्या हुई थी, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। उसमें ओनली मात्र माइनस के अंदर गए थे लोग, मतलब जनसंख्या जो थी ना 11 में जो थी वो उससे भी कम हो गई। कब, 21 में। क्यों हो गई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस समय क्या हुआ था भैया, अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, महामारी आ गई थी, इसकी वजह से क्या हो गई थी, जनसंख्या में कमी हो गई थी। तो ये क्या हो गया, समय अंतरालित हो गया। 1911 से 21 यहाँ पे क्या हुई, ऋणात्मक हो गई। 1961 से 71 यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यही क्या है अपने, जैसे भारत की बात करें भैया 2001 की जो जनगणना थी, उस 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 21.54% थी, 21.54% वृद्धि दर थी। लेकिन वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार वही वृद्धि दर कितनी रही है, 17.7 रही है। समझ गए, मतलब 2001 में जो जनसंख्या थी उस और अब 2011 में जो जनसंख्या है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 17.7% की वृद्धि हुई है। तो यही क्या कहलाता है, अपने जनसंख्या वृद्धि। बाकी की चर्चा जो है भैया वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स